बुक है द सीक्रेट लेटर्स, अ फेबल अबाउट लिविंग योर बेस्ट लाइफ फ्रॉम द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा. Robin Sharma, the most widely read author in the world, revealing a story of breathtaking power and dazzling suspense about what it means to be fully alive. ये एक फिक्शन बुक है. जॉनथन लॉन्ड्री एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ मैस हो चुकी है. वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाता और अपने लोगों से दूर जा चुका है. जॉनथन अपने एक लॉस्ट रिलेटिव जूलियन से मिलता है जो एक लॉयर था, जो सडनली हिमालयाज में लॉस्ट हो जाता है. वो जॉनथन को एक लाइफ सेविंग लेटर्स को कलेक्ट करने के लिए वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस पर भेजता है. ये लेटर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सीक्रेट कैरी करते हैं जो जूलियन ने डिस्कवर किए थे ऑन अ रिमार्केबल जर्नी, जिसमें बुएनस आयरेस in North America, the haunting catacombs of Paris, gleaming towers of Shanghai, and the staggeringly beautiful Taj Mahal in India. ये सीक्रेट लेटर्स रिवील करते हैं पर्सनल पावर, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड फियरलेस बाय लिविंग योर ड्रीम्स एंड मैनी मोर. लाइफ के एथिक्स एंड वैल्यूज़ क्या है, ये सब हम को पता चलेंगे. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. जॉनथन अपनी वाइफ अनीशा से अलग रहता है और उसका बेटा एडम जॉनथन से मिलने आता है. कभी कभी जॉनथन कभी उसको टाइम नहीं दे पाया. ही वॉज टू caught up with the work, too busy with his own life. बट उसकी वाइफ उसको कहती है कि वो उससे भी अभी भी प्यार करती है. जॉनथन अपने बेटे के साथ वीकेंड पे टाइम बिताता है. एक दिन जॉनथन की मॉम का कॉल आता है. वो कहती हैं कि उसका कज़न जूलियन उससे मिलना चाहता है और वो कहती हैं कि कज़न जूलियन अभी उससे मिलना चाहता है, राइट अवे, इट्स अर्जेंट. मॉम वॉज टीयरफुल. वो रो रही थी. जॉनथन को अजीब लगता है क्योंकि वो जूलियन से काफ़ी सालों से अभी तक नहीं मिल पाया था. सिर्फ उसको ये याद था कि जूलियन के पास एक रेड फरारी थी. जॉनथन जूलियन से मिलने जाता है. वो जूलियन को जैसा इमेजिन कर रहा था, जूलियन उससे कहीं ज़्यादा यंग दिख रहा था जब उससे वो 20 ईयर्स पहले मिला था. जूलियन कहता है कि यू वॉन्ट टू नो, मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया है. फॉर वन ऑफ द थिंग्स दैट मॉन्क्स टॉट मी वॉज द पावर ऑफ द टेलिस्मैन, तावीज़ या एम्यूलेट्स. वो 9 है मेरे पास. ईच होल्ड्स अ पीस ऑफ असेंशियल विजडम फॉर हैप्पीनेस एंड अ लाइफ ब्यूटिफुली लिव्ड. वो सिंबॉलिक टोकन्स हैं बट दे होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स. दे कैन इन इफेक्ट बी लाइफ सेविंग. तुमको एक लाइफ बचानी है जो ट्रबल में है. प्लीज़ तुम अपनी मॉम के लिए ये करो. जूलियन उसको एक लेदर पाउच देता है टू कीप देम. वो उसको वियर कर लेता है अराउंड द नेक. अब जॉनथन सबसे पहले इस्तांबुल जाता है. वहाँ उसको अहमद मिलता है. अहमद जॉनथन को एक जगह लेकर जाता है. अहमद एक बोट चलाने वाला है. वो जॉनथन को बताता है कि मैं हमेशा वाटर, फिशिंग एंड स्विमिंग और बोट्स के बारे में ही सोचता हूँ. मुझे कुछ भी डाउट नहीं है कि मैं क्या करना चाहता था. मैं सी शोर्स और बोट्स में ही अपनी हैप्पीनेस पाता हूँ ऑल द टाइम. यही मेरी लाइफ है. इसी बोट पर मैंने कनीज से शादी की. यहाँ मेरे सारे लाइफ के प्लान्स बने. माय बिगेस्ट डिसीजन. अहमद ने जॉनथन को एक सिल्क के कपड़े में बंधा हुआ एक स्मॉल ब्रास कॉइन टाइप कोई चीज़ दी
उसके एक तरफ सन और दूसरी तरफ मून बना हुआ था, और एक पीस ऑफ पेपर, उस पर एक मैसेज था। वो मैसेज था द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी। जॉनथन अपने आप को एक मूवी के कैरेक्टर की तरह से फील करता है, इस्तांबुल में घूमते हुए, जैसे कि वो दुनिया को कैमरे से देख रहा हो। उसके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे थे, वो किसी और ने ही लिखे थे। ये डिसओरिएंटिंग था, बट रिफ्रेशिंग। दुनिया फुल ऑफ पॉसिबिलिटी से भरी हुई है, ये उसको फील हो रहा था। जॉनथन को आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। जूलियन ने कहा था कि लाइफ वॉज अबाउट बिकमिंग, और जोनाथन वाज बिगिनिंग टू फील दैट। उसने वो कॉइन निकाला जिस पर सन एंड मून था, यिंग एंड यांग, हार्ट एंड हेड, हेवन और हर अर्थ, हिडन और रिवील्ड। एंड जूलियन के अकॉर्डिंग ऑथेंटिसिटी इज इनसाइड। ये उसका मैसेज था, फर्स्ट मैसेज। ये मैसेजेस जितने भी हैं, ये मैं आपको बाद में कंपाइल करके एक जगह बताऊंगी। इस मैसेज का मीनिंग था द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी। उस पेपर पे लिखे हुए शब्द एक्चुअल में जोनाथन फील कर रहा था। उसको लगा जैसे अभी तक वो अपनी लाइफ जी ही नहीं रहा था, और मे बी इट वॉज लाइक स्टैंडिंग आउटसाइड हिज लाइफ। उसको अपना ऑथेंटिक सेल्फ मिला, हु ही वॉज रियली। उसको अहमद के साथ जो बोट पर हुआ, वो कन्वर्सेशन याद आया। जोनाथन ने बताया कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अ हस्बैंड, अ फादर। ये सब ठीक है, बट ये तो दुनिया में काफ़ी लोग हैं। मैं खुद को कैसे डिस्क्राइब करूं? ये मेरा ऑथेंटिक सेल्फ नहीं था। जोनाथन सोचता है कि उसका ऑथेंटिक सेल्फ तब है जब वो अपनी लाइफ में अवेयर फील करता है, जैसे वो खुद जीना चाहता है, ना कि जो दूसरे सजेस्ट करें। उसको वो पल याद आए जब वो छोटा था, जब वो अपनी सिस्टर और पेरेंट्स के साथ रहता था, जब वो अपनी वाइफ अनीशा के साथ था, इवन जब एडम पैदा हुआ। फैमिली रिचुअल्स, डिनर्स और मैनी मोर मेमोरीज जोनाथन को याद आ रही थी। अब जोनाथन एयरपोर्ट जाता है पेरिस जाने के लिए। वो वहाँ चैम्प एलियसिस होटल में रहता है। जूलियन ने कहा कि उसको वहाँ एंटोनी से मिलना है। जोनाथन को 11th फ्लोर पर रूम मिला। जोनाथन क्लॉस्ट्रोफोबिक था एंड स्मॉल एंड क्रैम्प्ड प्लेसेस में उसको डर लगता था। इस वजह से वो एलिवेटर कभी यूज़ नहीं करता था। ज़्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते थे, सो ये उसका लाइफस्टाइल ही बन गया था। वो हमेशा स्टेयर्स से जाता था। नाउ उसको एंटोनी का एक मैसेज मिला कि वहाँ उसको कैटाकॉम्ब द पेरिस में मिलना है उससे। वो इस सिटी ऑफ कैटाकॉम्ब में मिलने के लिए उसको जाता है। पेरिस लव सिटी माना जाता है। यहाँ आकर वो अनीशा को बहुत मिस कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि यदि यहाँ वो होती, तो वी वुड हैव टू टॉक अबाउट अवर रिलेशनशिप, व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ ही वाज फ्रस्ट्रेटिंग हर, डिसअपॉइंटिंग एडम। उसको लगता है कि वो ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी रहा, क्योंकि वो ये सब बातें सोच रहा था, अपनी लाइफ की कमी, अपनी फादर की का लॉस, ये सब उसको याद आ रहा था। क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं होता, तो वो अभी भी बहुत खुश होता, उसके साथ ये सब चीज़ें नहीं होती तो। अब वो सब कुछ भूलकर सोना चाहता था, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उसको कैटाकॉम्ब में एंटोनी से मिलने जाना था। उसने फ़ोन पे सर्च किया कैटाकॉम्ब। उसने देखा कि कैटाकॉम्ब वो जगह है जहाँ 6 मिलियन लोगों के रिमेन्स और स्केलेटन प्रिजर्व करके रखे गए हैं। बोन्स को टनल की वॉल पर अरेंज किया गया है, टुगेदर विद ग्रेव मार्कर्स टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल सीमेट्रीज। उसको एंटोनी से वहां पर मिलना था। उसको ये सोचकर काफी डर भी लग रहा था।
जोनाथन को एक आदमी लेने आता है, वो उसके पीछे-पीछे चलता है। वो नीचे जाती हुई कुछ स्टेयर्स थी कैटाकॉम्ब की टनल में, वहाँ से उसको लेके जाता है। उसको काफ़ी डर लग रहा था, उसको अपने पैरों में स्टोन वाली स्टेयर्स से अजीब-सी आवाज़ें आती हुई नज़र आ रही थी। वो नॉज़िया फ़ील कर रहा था। काफ़ी ग्राउंड के नीचे टनल में जहाँ डैम्प और डिम लाइट थी, वो उस आदमी के पीछे-पीछे जा रहा था। The bones of 6 million Parthians were entombed in this place. उसका दम घुट रहा था। He was shivering. वहाँ एक दीवार पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ था। उसको याद आया कि कैटाकॉम्ब में वार के समय रेजिस्टेंस फाइटर्स छिपे हुए थे। इनफैक्ट यहाँ वो कई साल तक रहे। कैसे फ्रेंच फाइटर्स कांस्टेंट फियर में जिंदा रहे। जस्टिस एंड फ्रीडम ने उनको करेज दिया। वो लोग कमिटेड थे अपने कॉज के लिए। जॉनथन ने रियलाइज किया कि ट्रू ब्रेवरी सिर्फ सिर्फ फियर के सामने होने पर ही पता चलती है। यदि तुम एफ्रेड नहीं हो तो तुम कैसे जान पाओगे कि तुम्हारे एक्शन ब्रेव हैं। तो डर के ही तुम्हें पता चलता है बहादुरी का। बट व्हाट आयरनी, इतनी छोटी क्रैम्प्ड प्लेस में जहाँ डेड लोगों की बोन्स को यादगार के तौर पे रखा गया था, टेस्टामेंट टू इनएविटेबल मॉर्टेलिटी। जब फाइटर्स इन बोन्स को देखते होंगे और सोचते होंगे कि जिनको वो बचाना चाह रहे हैं उनको भी एक दिन यहीं आना है, क्या फील करते होंगे वो? क्या ये मैटर करता है कि वो ह्यूमन सफरिंग एंड नीडलेस डेथ को स्लो कर सकते हैं? क्या उनको अपनी स्ट्रगल पर डाउट नहीं होता होगा जब वो ये सब चीज़ें कर रहे थे? क्या ये वर्थ इट है? यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बोन्स यहाँ रखी गई हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल काम किए होंगे और सिग्निफिकेंट काम किए होंगे। एंड कुछ लोग ऐसे ही जिए जो उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ खास नहीं किया। क्या ये मैटर करता है कि कोई कैसे जीता है? लेकिन उनको एक ही बात क्लियर होती होगी कि जिस डर को इन बोन्स के साथ वो फील करते होंगे, वो उससे कम ही था जो उनके लोगों पर था। पेरिस, बर्लिन, एम्स्टर्डम, इट्स बेटर टू फेस द टेरर देन ट्राई टू इग्नोर इट। बट जॉनथन को लग रहा था कि ये रियल नहीं है। वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक एंग्जाइटी अटैक था। तभी उसको वहाँ एंटोनी आते हुए दिखा। 50-year-old कर्ली हेयर, रिंकल्ड फेस। उसके देर से आने की वजह से उसने माफ़ी मांगी। वो बताता है कि वो बोन्स को रिस्टोर कर रहा था और ये उसको हमेशा करना पड़ता है, कहीं वो सब क्रैश ना हो जाए। तो ये उसका एक कांस्टेंट एफर्ट था एंटनी का। एंटनी ने जोनाथन से बोला, करेज यही एक ऐसा तरीका है जीने का। एंड रिमेंबर, ब्रेवरी वो नहीं है जो तुम फील करते हो, इट इज समथिंग यू शो। खाली फील करने से ब्रेवरी नहीं आती, ये दिखानी पड़ती है। उसने एक पैकेट निकाला और जोनाथन को दिया। उसने उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था, एम्ब्रेस योर फियर। ये दूसरा टैलिस्मैन था, लेटर था। ऑफ कोर्स टैलिस्मैन फियर के बारे में था। यहाँ से निकलने के बाद जोनाथन होटल जाता है। लाइफ में पहली बार उसने एलिवेटर यूज किया। वो डरा पहले, बट इट फेल्ट ओके। अब उसको फियर से को फेस करना आ रहा था। अब उसको एक तीसरी जगह जाना था, तो जूलियन को ने से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका आंसर उसको फ़ोन पे नहीं मिल पाया। सडनली उसके अंदर से एक आवाज़ आई, ओसाका, जापान। बट आई डोंट नो व्हाई दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। उसने फ्लाइट ली और प्लेन में उसकी एक साइड में एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने आर्म रेस्ट रखी हुई थी चेयर के। उस पे इमीडिएटली उसने बैठा और उसके ऊपर अपना हाथ रख के बैठ गया वो। ऑन दी अदर साइड
एक औरत बैठी हुई थी जो बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही थी। उसको जूलियन का मैसेज मिलता है तभी प्लेन में, सो सॉरी, जब उसने कॉल किया था तो वो अवेलेबल नहीं था। अब वो बताता है कि उसको ओसाका जाना है, जापान, जो सेम चीज़ उसने सोची थी। वहाँ तुमको आयामी, एक यंग वुमन से मिलना है क्योटो में। लेकिन जोनाथन को एयरपोर्ट से अपने बैग नहीं मिलते हैं। उसको लगा कि ये एयरपोर्ट का इशू है। अब उसको काफ़ी एंगर आया, गुस्सा आया। तो उसने एक ऑफिसर पर बहुत गुस्सा किया, टेम्पर लूज़ करना किया। और लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ उसको इंटेरोगेशन के लिए नहीं बुलाया गया, जिस तरह से उसने रिएक्ट किया था एयरपोर्ट पे। ना ही उसको अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने एश्योर किया कि उसका बैगेज उसको मिल जाएगा। उसको एहसास हुआ कि पोलाइटनेस और काइंडनेस कितनी ज़रूरी है। मुझे अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने टेम्पर से होलो और फ्रेल फीलिंग हुई जोनाथन को। उसको लगा कि उसको कितने पेशेंस से ट्रीट किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। अब वहाँ एयरपोर्ट पर उसको आयामी लेने आई एंड उसको वो अपने रायोकन इन में लेके गई। उसको याद आया कि उसका पहला टेलिस्मैन जो था, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, उसको अपनी शॉर्ट कमिंग फील हो रही थी। एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड, उसकी लाइफ अनहैप्पी थी। वो आगे बढ़ रहा था लाइफ में, पर उसको ये नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है। एंड नाउ, लाइंग हियर इन द ट्रैंक्विल रायोकन रूम, उसको एहसास हो रहा था ऑथेंटिसिटी ऑफ लाइफ का, जो उसका पहला टेलिस्मैन था, लेटर था। उसको लगा कि कुछ सीरियस चेंजेस उसको अपनी लाइफ में करने चाहिए। दूसरा टेलिस्मैन जो था उसका, एम्ब्रेस द फियर वाला, उसका बिगेस्ट फियर था फैमिली को लूज करना, एनिशा और एडम को, जो उसकी वाइफ और बच्चा था। वो उस चीज़ को तो एम्ब्रेस नहीं कर सकता था। वो फियर ऑब्वियसली जूलियन भी नहीं चाहता होगा उसकी लाइफ में हो। पर वो अपने जिन फियर्स से डरता था, वो फिर भी मेरे साथ हुए। लेकिन क्योंकि वो उसके साथ हुए क्योंकि वो पैसिव इंसान था उस समय। यदि मैं वो चेंजेस कर लेता जो अनीशा चाहती थी, तो मैं ये क्राइसिस फेस नहीं करता। जूलियन के अकॉर्डिंग एम्ब्रेस द फियर का मतलब था इन अ पॉजिटिव फैशन। अ पर्सन शुड बी एक्सिलरेटेड बाय द अननोन, नॉट बिकम हिस्टेरिकल। अब अयामी भी उसको एक पार्सल देती है अलोंग विद अ टाइनी गोल्डन क्रेन। उस पर लिखा था लिव विद काइंडनेस। ये उसका थर्ड टेलिस्मैन लेटर था। उसको अपनी पूरी जर्नी जो क्योटो में अयामी के साथ हुई, वो बहुत अच्छी लगी। कंप्लेनिंग से वो बेटर फील नहीं कर पाया कभी भी लाइफ में, या अपनी फ्रस्ट्रेशन जो वो लोगों पे दिखाता था ऑफिस में या घर पे। इंस्टेड यहाँ उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला लोगों से, काइंडनेस वाला, डिसेंसी वाला एंड जेंटिलनेस वाला, जिसने उसको सॉफ्ट बनाया। एंड समहाउ दैट मेड हिम इजियर ऑन हिमसेल्फ एज वेल। जूलियन के काइंडनेस वाले टेलिस्मैन को अयामी अपनी लाइफ में जीती हुई उसको दिख रही थी। अयामी ने चीज़ों को डिफरेंटली देखना सिखाया उसको, विद ग्रेट जेंटिलनेस। वहां से जाते हुए अयामी ने कहा, जोनाथन, जिस तरह से तुम दूसरों के साथ रिलेट करते हो, इससे पता चलता है कि खुद से तुम कैसे रिलेट करते हो। तो ट्रीट योर सेल्फ दैट वे। अब उसको फील हो रहा था ओसाका एयरपोर्ट पर कि उसको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था जैसा उसने एयरपोर्ट पे लोगों के साथ किया। उसको याद आए वो मोमेंट जब वो अपनी वाइफ और एडम के साथ इम्पेशेंट होता था, इम्पेशेंटली उनको ट्रीट करता था। सो उसको उनको भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था।
हम ऐसा इसलिए कर देते हैं कि हमको लगता है कि हमको हमारे लोग फॉरगिव कर देंगे। ही ट्राइड टू एम्ब्रेस Ayami's पीसफुलनेस एंड ईज। अब नेक्स्ट उसको जाना था मेक्सिको। मेक्सिको में उसको छावा से मिलना था। ये एक फील्ड टेक्नीशियन था जो मायन रूइंस ऑफ ऑक्सक्यूट कैप को एक्सकेवेट कर रहा था। वो वहाँ मायन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जो नए क्लूज मिलते थे उनको वहाँ पे ढूंढ रहा था। छावा ने एक्सप्लेन किया कि 600 years बिफोर द अराइवल ऑफ द स्पेनिश ये सिविलाइजेशन क्रम्बल होनी शुरू हो गई थी। एंड मायन की जो ग्रेटनेस है वो एक मेमोरी या एक हिस्ट्री बन गई है। यहाँ उनको केयरफुली और एक्यूरेटली काम करना पड़ता है, नहीं तो जो आर्टिफैक्ट्स हमको मिल भी सकते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। छावा उसको बताता है कि वो कैसे बहुत पेशेंटली इन सब चीज़ों को करता है। छावा जोनाथन को अलग अलग स्टोरी सुनाता है, पिरामिड्स की, टेम्पल्स की, किंग ओक्समल की। उसने एक और स्टोरी सुनाई उसको, एक बौने की, जिसने एक ही रात में मैजेस्टिक पिरामिड तैयार कर दिया था और उसकी लाइफ बच गई थी। छावा ने उसको एक और नोट दिया, एंड अ टाइनी रेड क्ले ऑब्जेक्ट मिनिएचर मॉडल ऑफ द पिरामिड। उसमें लिखा था कि डेली बेसिस के इम्प्रूवमेंट जो होते हैं वो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स लाते हैं। ये इसका उसका नेक्स्ट टेलिस्मैन था, मीन्स जीनियस इज अ प्रोसेस। ये जल्दी में कोई चीज़ हासिल नहीं होती, धीरे धीरे चीज़ें करने से काम करती हैं। छावा कहता है एवरी बिग ड्रीम स्टार्ट्स स्मॉल, द टाइनिएस्ट एक्शंस is always better than the boldest of the intentions. Results always speak louder than words. एंड छावा अपनी वाइफ के साथ इसी तरह से जिंदगी जीता था। वो अपने जॉब में ऐसे ही रहता था जैसा उसका टेलिस्मैन बता रहा था। जोनाथन को छावा एंड सिखीना जो उसकी वाइफ थी उनको देखकर अपने पेरेंट्स की याद आती है। अब वो बार्सिलोना के लिए जा रहा था, वहाँ उसको लुइस से मिलना था, वो एक टैक्सी ड्राइवर था। बार्सिलोना एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट हुए, लाइक पिकासो। लुइस जोनाथन को एक पैकेट हैंडओवर करता है और एक डेलिकेट पेंट ब्रश। अब जोनाथन उस नोट को पढ़ता है, उस पे लिखा होता है टू लीड योर बेस्ट लाइफ डू योर बेस्ट वर्क। ये उसका नेक्स्ट टेलिस्मैन लेटर था। लेकिन जोनाथन को समझ नहीं आता कि ये टेलिस्मैन जूलियन ने लुइस को क्यों दिया, क्योंकि अभी तक जितने भी उसको टेलिस्मैन मिले वो लोग उस लेटर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीते हुए दिख रहे थे। लेकिन लुइस को उसने क्यों सिलेक्ट किया ये टेलिस्मैन देने के लिए? अब लुइस उसको अपनी एक स्टोरी सुनाता है कि उसके फादर उसको एडवोकेट या न्यूरोसर्जन या ऑर्थोडोंटिस्ट बनाना चाहते थे, बट वो होटल मैनेजर बना। लेकिन उसको टैक्सी चलाना पसंद था तो उसने होटल की भी जॉब छोड़ दी। ऑब्वियसली उसके फादर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बट लुइस रियली लव्ड इट। वो बताता है कि ऑल्दो उसके फादर जो काम कर रहे हैं वो काम उनको भी करना पसंद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके फादर ने उनको बोला ये काम करने के लिए। एंड वो एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, बट वो शायद कभी भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बल्कि उनके मुकाबले में वो सोचता है कि वो अमीर बन सकता है, रादर ही हैज़ मोर चांस ऑफ रिचेस देन हिज फादर, क्योंकि वो कर रहा है जो उसको पसंद है। एंड हाउ डू यू मेक अ फॉर्चून इन अ बैड इकोनॉमी? तो ये ऐसे नहीं हो पाता है। यदि तुम कोई काम नहीं पसंद करते हो
तो तुम अमीर भी नहीं बन सकते हो। अब जोनाथन को समझ में आया कि जूलियन ने ये टैलिस्मैन लुइस को क्यों दिया। एक्चुअली वो ही परफेक्ट इंसान था, क्योंकि वो कर रहा था जो उसको करना पसंद था। ही फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। वो विजिटर्स के साथ मेमोरीज क्रिएट करता है जो उनकी लाइफ को सुंदर बनाती हैं। अब जोनाथन का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था केप ब्रिटॉन आइसलैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। वहाँ उसको मैरी एंड एंगस मैकडोनाल्ड मिलते हैं। मैरी ने बताया वो पेंटर थी, लेकिन उसकी फैमिली उसको अकाउंटेंट बनाना चाहती थी, बट उसका ड्राइंग पेंटिंग उसको सिर्फ वही अच्छी लगती थी। मैरी बताती है कि दो तरह के लोग होते हैं जिनको आप ट्रस्ट एंड लव करते हो, जो आपको सिक्योर फील कराते हैं, हैप्पी फील कराते हैं, जो आपको बेस्ट पार्ट आपका बाहर लाना चाहते हैं। कुछ लोग एंटरटेन कर सकते हैं, पर वो मीन होते हैं, क्योंकि वो आपसे अपना कंपैरिजन करते हैं। वो पेसिमिस्ट लोग होते हैं। हमको पहले तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैरी ने ऑथेंटिक लाइफ के दो पहलू समझाए। फर्स्ट, जो आप पसंद करते हो वो करो। सेकंड, उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हों, एंड अपना रियल सेल्फ आप जिससे बाहर ला सको। उसने एक पाउच दिया जिसमें एक कार्व वुड थी, और उस पेपर पर लिखा हुआ था, चूज योर इन्फ्लुएंसेस वेल। मैरी ने एक टेलिस्मैन जोनाथन को दिया ही। अब जोनाथन वहां से सिडनी जाता है, हैलिफैक्स गया। उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन शंघाई था। वहां उसको मिस्टर गाओ मिलते हैं, जो एक हॉलीवुड एक्टर है। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की तरह से नॉर्मल कार यूज कर रहे थे, सिंपल हाउस में रहते थे। उनकी वाइफ कुक कर रही थी, और उन्होंने एक प्लेन ऑर्डिनरी सी शेल उसको दिया, और एक पेपर दिया जिस पर लिखा था, लाइफ्स सिंपलेस्ट प्लेजर आर लाइफ्स ग्रेटेस्ट जॉयज। अब जोनाथन ने गाओ ली की वेल्थ भी देखी। उन्होंने देखा कि वो कितने अमीर थे, एंड देन सिंपल अपार्टमेंट और स्मॉल कार। जोनाथन को गाओली की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन वो उन पैसों से चीज़ों को खरीद भी सकता था। एक दिन उसकी वाइफ उसको बोलती है, गाओली को, कि तुम हमारे लिए शाम को समय निकालना, हम लोगों को घूमने जाना है। बट गाओली कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। तो उसकी वाइफ को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसने कहा कि तुमको जीने से ज़्यादा शॉप करना पसंद है। वो एंग्री नहीं थी, लेकिन सैड थी। उसके शब्द गाओली के कानों में गूंजते रहे। तब उसको रियलाइज हुआ, गाओली को, कि जो वो चीज़ें खरीद रहा है उनको एक्वायर करने में ही वो अपना टाइम लगा रहा है, उनको वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो गाओली को ये चीज़ें उसने टेलिस्मैन के रूप में जोनाथन को दी। उसने कहा, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, बेंटले कार है, यॉट है, लेकिन वो मैं सिर्फ अपना समय बचाने के लिए यूज करता हूँ। गाओली ने एडमिट किया कि वो लाइफ की सिंपल प्लेजर्स को मिस कर रहा था पहले, जो एक्चुअल में लाइफ के लिए बेस्ट है और ग्रेट है। मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती। द मोर एडिक्टेड यू आर टू हैविंग, द लेस डिवोटेड यू विल बी बिकमिंग। इसलिए जो शेल दिया था उन्होंने टेलिस्मैन के रूप में, वो एक सिंबल है कि कैसे बीच से शेल्स को कलेक्ट करना एक खुशी देता है, एक डिफरेंस लाता है। तो ये टेलिस्मैन गाओली ने जोनाथन को दिया। मेकिंग ए डिफरेंस हैज नाउ बिकम more important to me than making money. This realization has made my life so much more joyful. जोनाथन। अब जोनाथन वहां से फिनिक्स पहुंचता है। वहां वो रॉनी से मिलता है, जहां उसके घर में उसके नीस, ग्रैंड चिल्ड्रन सब एक लाइफ में
एंजॉय करते हैं और लाइफ को एक साथ फील करते हैं। रॉनी बताती है कि लाइफ बिना लव के अधूरी है। वो जोनाथन को एक टाइनी सिल्वर हार्ट देती है और एक पेपर देती है जिस पर लिखा होता है द पर्पस ऑफ लाइफ इज लव। अब लास्ट में जोनाथन को जूलियन कहता है आगरा आने के लिए। वहां सरप्राइजिंगली उसको जूलियन मिल जाता है। जोनाथन सोचता है कि जूलियन यहाँ क्या कर रहा है। जोनाथन ताजमहल की ल्यूमिनेसेंट वॉल्स ऑफ मार्बल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को देखकर बहुत ही खुश होता है। द ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर मास्टरवर्क इंडीड। अब ये लास्ट टेलिस्मैन उसको जूलियन खुद देता है इज ऑल अबाउट लीगेसी। इट मीन्स द बेस्ट वे टू evaluate someone's greatness is to look at the strength of that person's influences on the generation that will follow. So ताजमहल इसका सबसे अच्छा सिंबल है एंड फॉर द लीगेसी। जूलियन ने एक टाइनी मार्बल रेप्लिका ऑफ ताजमहल दिया और ये कहा कि हम में से कुछ ही लोग इस तरह की लीगेसी छोड़ पाते हैं। और ये बोला जूलियन ने कि उस पर लिखा हुआ था स्टैंड फॉर समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। ये मनी एंड फेम से रिलेटेड नहीं है। ये आप कितना भी पैसा कमाओ या नाम कमाओ, ये लीगेसी नहीं है। ये इस बात से प्रूव होगा कि जो इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आप अपना दुनिया के ऊपर छोड़ कर जाते हो, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या किया, ये क्या छोड़ा। अब ये सारे मैसेजेस फ्रॉम दीज टेलिस्मैन जोनाथन लाइफ वॉज सेव्ड। एक्चुअल में किसकी लाइफ बचाना चाहता था जूलियन? जोनाथन की। जैसा कि जूलियन ने टेलिस्मैन लाने से पहले बोला था कि लाइफ किसी की सेव करनी है, वो किसी और की लाइफ सेव नहीं करनी थी, ओनली जोनाथन की लाइफ सेव हो रही थी। उस इन सब टेलिस्मैन से जोनाथन की लाइफ बदल जाती है। उसको अपनी मदर के वो टीयरफुल वाली आवाज़ याद आती है जो उसकी माँ बोल रही थी और उसको समझ में आया कि कौन डेंजर में था, किसकी लाइफ सेव करना चाहती थी उनकी माँ और जूलियन, क्योंकि उसकी फैमिली बिखर चुकी थी। जोनाथन की जॉब से भी वो परेशान हो चुका था। तो सारे टेलिस्मैन उसकी लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे थे। जूलियन आगरा में 2 दिन पहले ही आ चुका था उसकी वाइफ और बेटे के साथ में। तो ये कंप्लीट हैप्पी एंडिंग स्टोरी इस तरह से बन जाती है। अभी टेलिस्मैन के जो लेटर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कंपाइल करके बताती हूँ।